मराठा के बारे में आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए, बाजीराव प्रथम ने मराठा परिसंघ का स्थापना किया था। इस मराठा परिसंघ में कई हिस्सा शामिल था, जैसे भोसले हो गया, गायकवाड़, उसी प्रकार से आपका होलकर, और एक आपका और था सिंधिया। क्या बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, बाजीराव प्रथम ने मराठा परिसंघ का स्थापना किया था, जिसमें कई सारा हिस्सा शामिल था, जैसे भोसले हो जाएगा, गायकवाड़ हो जाएगा, होलकर हो जाएगा, सिंधिया हो जाएगा, ये सब एरिया शामिल था। लेकिन ये सबका जो प्रमुख होता था उसको एक पद का नाम दिया गया था, पेशवा। उसको क्या कहा जाता था? पेशवा। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे क्लास 12 में, पेशवा के बारे में। तो ये जो पेशवा था, ये सबका नेतृत्व करता था। मतलब कह सकते हैं आप इसको, आप पीएम समझ सकते हैं। विधानमंडल का ये एकदम मुख्य होता था, जो कि सबका नेतृत्व करता था। बात समझे। अब अंग्रेज अपना विलय नीति को अपनाते हुए इस दूसरे साम्राज्य को अपने में मिलाते के तहत उसने तो सबसे पहले, आपको पता है, मैसूर को तो मिला ही लिया अपने में। उसके बाद वो बढ़ता है मराठा की ओर, और मराठा को भी अपने ओर मिलाने का प्रयास करता है। इसके बाद वो कुल 3 युद्ध लड़ा था मराठा के साथ। तीनों युद्ध का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे प्रथम युद्ध लड़ा गया था, हम यहाँ लिखते हैं युद्ध का काल अवधि। एक लड़ा गया था 1775 से 1785 तक, समझ जाइएगा। एक लड़ा गया था 803 से लेकर के 1803 से लेकर के 1806 तक। एक लड़ा गया था 1817 से लेकर के 1819 तक, 18 तक। बात समझ में आया? क्या बोले हम, इसको ध्यान से समझिएगा। जो मराठा लोग था, उनके साथ अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़ा था। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध का समय 75 से कितना था? 88 था। दूसरा का आपका 3 से लेकर के 6 था, और तीसरा का था आपका 17 से लेकर के 18। लेकिन एनसीईआरटी में 19 दिया गया है, और गाइड बुक में यानी कि लूसेंट में आपका 18 दिया हुआ है। खैर, बात की बात है, वो इतना ही रहने दीजिए। किस कारण से युद्ध स्टार्ट हुआ था? संधि जिसके कारण युद्ध शुरू हुआ। तो इसको याद रखने का आप सिंपल ट्रिक याद रखिएगा। सब, सो वो सब, तो सो से हो जाएगा आपका सूरत का संधि, सूरत का संधि, और बो यानी कि वसीन का संधि। तो ये दोनों संधि से युद्ध स्टार्ट हुआ था। तीसरा का कोई विशेष कारण नहीं था। युद्ध का समाप्ति किस संधि से हुआ? तो जो युद्ध का समाप्ति हुआ था, उसके लिए आपको याद रखना है सरा। सब, सरा। सब से, सो से क्या हो जाएगा? सूरत का संधि। बो से क्या हो जाएगा? बसीन का संधि। उसका सरा यानी कि सो यानी कि सालबाई का संधि। उसके बाद रा है तो राजघाट का संधि। बात समझ में आया? सिंपल सा ट्रिक आपको हम बताएं कि सब सरा, मतलब सब चीज़ क्या है? सरा हुआ है। तो सब से, सो से क्या हो जाएगा? सूरत का संधि। बो से क्या हो जाएगा? बसीन का संधि। उसका सो से इधर क्या हो जाएगा? सालबाई का संधि, और इधर रो से क्या हो जाएगा? राजघाट का संधि। बात समझ में आया? उस समय अंग्रेज का कौन गवर्नर था? यह गवर्नर जनरल था। तो जो स्टार्टिंग में अंग्रेज का गवर्नर जनरल था, बताइए 73 है, कौन हो सकता है? गैस करिए। 1775 है, बताइए कौन हो सकता है इस समय गवर्नर? गैस करिए ना। अरे हाँ बोलिए, ऑप्शन का दे। 75 है। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था,
तो पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्टन। तो वही ना होगा। अरे बदमाश सब। तो कौन हो जाएगा उस समय? वारेन हेस्टिंग्टन। वारेन हेस्टिंग्टन। दूसरा जो था उसका नाम था जॉर्ज बालो। जॉर्ज बालो। तीसरा जो था वो केवल वारेन के जगह में आप लॉर्ड कर दीजिए, तो लॉर्ड हेस्टिंग्टन। बोलिए, बात समझ में आया? दिक्कत यहाँ तक में किसी को? तो मराठा के बारे में हमने आपको बताया कि बाजीराव प्रथम ने मराठा परिसंघ का स्थापना किया था। परिसंघ मतलब होता है कि इस संघ से निकल सकता है कोई भी। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत से कोई भी राज्य बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है। लेकिन परिसंघ मतलब होता है कि उससे अब जो भी राज्य शामिल है संधि के तहत वो उससे बाहर निकल सकता है। जैसे कि अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो जितना राज्य उसके साथ मिला हुआ है वो अपना मन से जब मन तब चाहे वो निकल सकता है। लेकिन भारत से राज्य निकल सकता है क्या बाहर? नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे परिसंघ है, मतलब परिसंघ का मतलब होता है जो भी राज्य उसके साथ मिला है, जिस भी संधि से, वो अपना संधि को तोड़ के फिर से वापस निकल सकता है। जैसे कौन कौन मिला था इसके साथ? तो भोसले, नाहू सब, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, ये सब उनके साथ मिला हुआ था। बात समझ में? अब भोसले साहब भुकवा याद रख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। गायकवाड़ तो याद ही रहेगा, गायक याद रहेगा, फिर वार याद रहेगा, फिर सिंधिया तो याद रहना ही है क्योंकि आप आम न्यूज में भी सुनते होंगे, और होलकर तो याद रहेगा ही। होलकर को आप याद रखिए, हल्ला ना कर। भोकवा, गा गा कर हल्ला ना कर, हो गया। तो भोकवा से क्या हो जाएगा? भोसले। गा गा कर से क्या हो जाएगा? गायकवाड़। उसका हल्ला से क्या हो जाएगा? होलकर। सिंधिया तो याद रहेगा ही। हाँ, संध्या। संध्या को है क्या यहाँ पे? अच्छा, इनका नाम है संध्या, लीजिए। हाँ, संध्या ले लीजिए। समझ में आया? ये चारों मिल करके मराठा परिसंघ का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो बाजीराव प्रथम के द्वारा। अंग्रेजों ने इसको मिलाने के लिए कौन कौन सा युद्ध लड़ा वो हम आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू बता दिए, जो कि आपको याद रखना है। और याद होने का सिंपल ट्रिक हम बता देते हैं, कम से कम उसको 6 से 7 बार पढ़िए, न तो जिंदगी में कभी याद नहीं होगा। चलिए लिखिए। क्या है? ठीक ट्रिक नहीं है? हाँ, तो कितना अच्छा से आपको नाम याद हो गया होगा। बाजीराव प्रथम ने फोटो साहब, बाजीराव प्रथम ने मराठा परिसंघ का स्थापना किया। आज ये आपका लेसन खत्म हो जाएगा। कितना दिन लग गया इसको खत्म करने में? 4 दिन। 4 दिन लगा ना, 3 दिन कैसे? 4, अच्छा 3 दिन लगा। हाँ ठीक है, बोलिए आप। एक लेसन पहला दिन जल्दी खत्म हो गया था। मतलब समझ लीजिए कि 8th क्लास का हिस्ट्री जो एवरेज लेगा वो 3 दिन लेगा। 10 लेसन है उसमें तो कितना दिन लग लेगा वो? 30 दिन तो नहीं दिलवाएंगे उसको, 25 दिन में ख़त्म, 20 दिन में ख़त्म कर देंगे। हैं 2 लेसन खत्म हो गया, अब बचा 8 लेसन। तो 8 या 24 दिन, तो 24 दिन में 4 दिन मेकअप आप संडे मारिए, आप और कम करेंगे उसको तो 15 दिन में हम कोशिश करेंगे 8 का हिस्ट्री ख़त्म कर दें, यानी कि 15 क्लास में। वट पूजा का बात कर रहा है, जाएगा पंखा डलवाने, बदमाश। लिखे, मराठा परिसंघ का स्थापना किया, पंखा डलवाने जाएगा ना। हाँ, वट पटक लिखे। इस परिसंघ में नाम लिख लीजिए, भोसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया राज्य शामिल थे। सिंधिया राज्य शामिल थे। अरे ये राज्य का नाम है। शामिल थे। इन सबका प्रमुख पेशवा होते थे। इन सबका प्रमुख पेशवा होते थे। पेशवा मतलब होता है सर्वोच्च पद या सर्वोच्च मंत्री। इन सबका प्रमुख पेशवा होते थे। अंग्रेजों ने मराठा को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए
अंग्रेज़ों ने मराठाओं को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए उनके साथ कुल 3 युद्ध लड़े। उनके साथ कुल 3 युद्ध लड़े। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए फटाफट। चलिए इसके बाद हेडिंग दीजिए सर्वोच्चता का नीति। देखिए सर्वोच्चता का जो नीति था वो आपका लॉर्ड हेसिंगटन के द्वारा अपनाया गया था। इस नीति के तहत इन्होंने कहा कि कंपनी का सत्ता ही सर्वोच्च है। कंपनी के सत्ता के अलावा कोई सत्ता सर्वोच्च नहीं है। केवल और केवल क्या है, तो कंपनी का सत्ता ही क्या है, सर्वोच्च है। लेकिन इसके बोलने से क्या हो जाएगा, तो कई सारे राज्यों ने इसका विरोध किया। उदाहरण के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि तुरी राज्य की जो रानी थी उसका नाम आपको याद रखना है, रानी नेयम्मा। तो रानी नेयम्मा ने उनका क्या किया, विरोध किया। तो इसके परिणाम स्वरूप इनको 1824 में पकड़ करके जेल में डाल दिया और जेल में ही इनका 1829 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। बात समझ में आया। इसके अतिरिक्त एक और थे कि तुरी का ही संगोली का एक बहुत गरीब चौकीदार था जिसका नाम था यायम्मा। तो इन्होंने भी अंग्रेज़ों का विरोध किया। जब अंग्रेज इनके साम्राज्य को अधिग्रहण करने के लिए आए तो दोनों ने उनका विरोध किया, फिर चाहे वो नेयम्मा हो फिर चाहे वो याम्मा हो, दोनों ने उनका, मतलब साउथ का नाम है, दोनों ने इनका विरोध किया। कर्नाटक में पड़ता है ये कत्तूरी। बात समझ में आया। तो ये कुछ उदाहरण है कि अंग्रेज का सर्वोच्च का नीति को भी बहुत लोगों ने क्या किया, विरोध किया। बात समझ में आया। इसके बाद आपको एक पढ़ना है पंजाब के बारे में। देखिए 1830 ईस्वी तक में जो कंपनी था वो रूसी प्रभाव से काफ़ी चिंतित हो रहा था, मतलब रूस के प्रभाव से। इसलिए कंपनी ने भारत में जो उत्तर पश्चिम सीमा है वहाँ पे अपना नियंत्रण रखने का प्रयास जारी रखा, ताकि देखिए भारत में एंट्री करने का एक रास्ता उधर से ही है। जैसे आप अगर भारत का नक्शा देखिएगा, देखिए अगर आपको भारत में एंट्री करना है तो सबसे मेन रास्ता किधर पड़ जाएगा, इधर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या है, पहाड़ है। तो आप इधर से तो आ नहीं सकते हैं। जल मार्ग से आने के लिए आपको उतना टेक्नोलॉजी चाहिए, उस समय उतना था नहीं। तो आपको एक सस्ता रास्ता किधर से मिल रहा है, इधर से ही मिल रहा है। बात समझ में आया। इसलिए अंग्रेज़ों ने रूसी प्रभाव को कम करने के लिए 1830 ईस्वी में रूसी प्रभाव बढ़ रहा था, रूस का प्रभाव भारत की ओर बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा को क्या करना चाहा, अपना नियंत्रण में लेना चाहा। इसी के तहत उसने 1838 से लेकर के 42 तक में अफगानिस्तान में अपना सत्ता को स्थापित किया, अप्रत्यक्ष रूप से, याद रहे। और फिर 1842 या 43 में, 42 से 43 में इसने सिंध पे अपना कब्जा किया। अब देखिए पहले अफगानिस्तान आया, फिर सिंध आया, अब कौन आएगा, पंजाब आएगा। और जैसे अब ये पंजाब में घुसा तो वहाँ पे जो राजा थे उनका नाम था रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह ने इसका क्या किया, विरोध किया। जब तक रंजीत सिंह रहा तब तक अंग्रेज पंजाब को जीत नहीं पाया। लेकिन जब 1839 में इनका मृत्यु हो गया तो 1849 तक में अंग्रेज ने पूरी तरीके से पंजाब को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। बात समझ में आया। कल आपको एक नक्शा मिल जाएगा कि जब अंग्रेज आया था तो उस समय उसका शासन कहाँ से कहाँ तक था। जब अंग्रेज का 100 साल बीता तो उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला, और 1857 आते आते उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैल गया, और 47 आते आते कहाँ से कहाँ तक फैल गया। उसको कल आपको एक नक्शा मिल जाएगा, उसके थ्रू आप देखिएगा, आराम से आप समझ जाइएगा कि कितना प्रभावशाली उसका विस्तार नीति था। तो
हमने पंजाब के विषय में आपको क्या बताया, तो इसमें लिखिएगा 1830 में रूस का बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने अपने उत्तर पश्चिम सीमा पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसके उपरांत इन्होंने 1838 से 42 में अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थापित किया और 1842 से 43 में वो सिंध पर विजय पर निकला। लेकिन जब वो पंजाब को विजय करने के लिए आया तो वहाँ के राजा रंजीत सिंह के साथ इनका युद्ध हुआ, अंग्रेजों को हारना पड़ा। लेकिन जब रंजीत सिंह का मृत्यु 1839 में हुआ तो अंग्रेज जो है 49 आते आते पंजाब को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बात समझ में आया? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। सर्वोच्चता की नीति में लिखिए, इस नीति को लॉर्ड हेसिंगटन के द्वारा इस नीति को लॉर्ड हेसिंगटन के द्वारा अपनाया गया था। उन्होंने कहा कि कंपनी के सत्ता के अलावा कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी के सत्ता के अलावा कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। कंपनी के सत्ता के अलावा कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। लेकिन इसका कई छोटे राज्यों ने विरोध भी किया। उदाहरण के लिए कित्तूरी की रानी नैनम्मा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ी, किंतु 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 1829 में उनका मृत्यु हो गया। चलिए पंजाब लिखिए। इसमें लिखिए 1830 के दशक में रूस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 1830 के दशक में रूस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम सीमा पर नियंत्रण करना शुरू किया। इसलिए अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम सीमा पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू किया। इसी के तहत 1838 से 42 में अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थापित किया। इसी के तहत 1838 से 42 में अफगानिस्तान में अपना अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थापित किया एवं 1843 में सिंध पर विजय प्राप्त किया। 1843 में सिंध पर विजय प्राप्त किया। किंतु पंजाब में उनका सामना महाराजा रंजीत सिंह से हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुआ। जब रंजीत सिंह का मृत्यु 1839 में हुआ
तो 1849 तक अंग्रेज़ों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हो गया। चलिए अब अगला लिखिए विलय का नीति। विलय का नीति को हम लोग हड़प का नीति से भी जानते हैं। कौन अपनाया था इसको? वेलेजली। हाँ, ये जो चला था आपका वो 1848 से लेकर के 1856 तक खूब चला था। डलहौजी होगा ना, सॉरी। हड़प का नीति किसने अपनाया था? डलहौजी ने। आपको पिछले क्लास में भी बताए थे हम। तो देखिए, जब डलहौजी गवर्नर जनरल बनता है तो वो कई राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करता है विलय का नीति को अपनाते हुए, और 1848 से लेकर के 1856 तक विभिन्न राज्यों को अपने साम्राज्य में अंग्रेज मिलाता है। अगर आप एग्जाम्पल का बात करिएगा तो जैसे संतारा हो जाएगा, संबलपुर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, और एक आप नाम से परिचित होंगे झांसी। तो झांसी को कब विलय किया गया था बताइए? 1854 में, इसको 1853 में, इसको 1848 इसका हो जाएगा, 1850 हो जाएगा, तो इसका 1800 कितना हो जाएगा? 52। ट्रिक सिंपल है, 48, 50, 52, फिर 53, 54। बात समझ में आया? इसी झांसी की रानी जो मिलाया, तो ये झांसी की रानी ने उसका क्या किया था? विरोध किया था, जो आगे जाकर के कौन सा क्रांति का कारण बना? 1857 का क्रांति का कारण बना। आखिर जो विलय करेगा तो कुछ तर्क तो देगा कि हम आपका साम्राज्य को क्यों मिला रहे हैं अपने में। तो क्या तर्क देता था? ये अंग्रेज बोलता है कि यदि राजा का मृत्यु हो गया तो उसका साम्राज्य क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। फिर बोलता है अगर कोई वारिस नहीं है उसका, वारिस समझते हैं ना, अगर कोई उसका वंश नहीं है तो भी उस राज्य किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। झांसी की रानी का कोई बेटा नहीं था, उसका जो बेटा था वो उसका दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था। इसलिए डलहौजी उसको बोला कि हम इसको मान्य नहीं देंगे कि ये राजा बनेगा झांसी का। इसलिए 54 में उस झांसी को भी छीन लिया उसने, और वही सब कारण जाकर के आगे किसका कारण बन गया? 1857 का क्रांति का कारण बन गया। अवध को भी बाद में तो हद ही कर दिया अंग्रेज लोग, क्योंकि जो अवध था उसको भी अपने में मिला लिया। क्यों मिलाया? तो बोलता है कि यहाँ के जो राजा हैं वो अच्छा से शासन नहीं कर रहा है, इसलिए अब अवध भी अंग्रेज का रहेगा। तो ये सब कारण को आप किस में लिख सकते हैं? 1857 का क्रांति में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं ना? एक दूसरे से कनेक्ट है हर एक चैप्टर, इसलिए इसको ध्यान से समझिया करिए। तो इसमें क्या बोलना है आपको? तो विलय का नीति या हड़प का नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। यह नीति 1848 से 1856 तक में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इसी के तहत वो अंग्रेज तर्क देता था कि यदि किसी राजा का मृत्यु हो गया तो उसका विरासत किसका हो जाएगा? अंग्रेज का। यदि किसी राजा का कोई वारिस नहीं है तो भी वो किसका हो जाएगा? अंग्रेज का। यदि कोई राजा अच्छा से शासन नहीं कर रहा है, उस पर इल्ज़ाम लग जाएगा, तो भी वो राज्य किसका हो जाएगा? अंग्रेज का। इसी के तहत उसने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी इत्यादि राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया, और ये एक प्रमुख कारण था 1857 के क्रांति होने का। क्योंकि अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, 54 के बाद 55 आएगा, 56 आएगा, 57 में क्रांति हो जाता है, और इसी के बीच में एक क्रांति होता है, उसका नाम होता है संथाल का विद्रोह। संथाल विद्रोह होता है, पहाड़िया विद्रोह होता है, कई सारा विद्रोह होता है। तो ये सबको आपको पढ़ना है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? लिख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने विलय का नीति या हड़प का नीति को अपनाया। यह नीति 1856 से, हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने विलय का नीति या हड़प का नीति को अपनाया।
यह नीति 1848 से 56 तक काफ़ी प्रचलित हुआ। 1848 से 1856 तक काफ़ी प्रचलित हुआ। इसी के तहत लिख लीजिए सतारा, संबलपुर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कब मिलाया, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। इसी के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ब्रैकेट में उसका डेट लिख लीजिएगा। जैसे राज्यों को अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में मिलाया, जैसे राज्यों को अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में मिलाया, जैसे राज्यों को अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में मिलाया, जैसे राज्यों को अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत को में मिलाया। हो गया। चलिए अब लास्ट टॉपिक है सेना, मतलब फौज। अंग्रेज का फौज किस प्रकार से था। क्या देखिए, जिस प्रकार से मुगल काल का सेना में, मतलब मुगल सम्राट के सेना में तीरंदाज भी था, घुड़सवार सेना भी था, हाथी सेना भी था, और इसके साथ साथ पैदल सेना भी था। घोड़ा सेना मतलब घोड़ा पे जो रहता था, गधा सेना नहीं था। तो हमने क्या बताया आपको, जिस प्रकार से मुगल सम्राट का सेना में तीरंदाज रहते थे, घुड़सवार रहते थे, हाथी सेना रहता था, पैदल सेना रहता था, और समय पड़ने पे गांव के किसानों को भी पैदल सेना में भर्ती किया जाता था, और भर्ती करने के बाद उसको प्रशिक्षण दे करके अलग अलग समूहों में भेजा जाता था। उसी प्रकार से अंग्रेज भी सेना का इसी पद्धति को बनाए रखा, और उसने पैदल सेना को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, घुड़सवार सेना को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। बात समझे। तो अंग्रेज किस प्रकार से सेना रखता था ये समझ में आया। उसने स्थानीय नियुक्ति करवाना स्टार्ट करवाया, स्थानीय भर्ती करवाना स्टार्ट कराया। जैसे अभी हम लोग का सरकार भर्ती करवाता है ना, उसी प्रकार से वो भी भर्ती करवाना स्टार्ट करवाया स्थानीय तौर पे। किसको लेता था, तो किसान सबको लेता था वो, ताकि ये हट्टा कट्टा होता है नहीं, ये सब गांव का आदमी सब रहता है, हट्टा कट्टा सब रहता है ये सब, तो इस सबको सेना में लेना स्टार्ट किया। बात समझ में आया। तो यही था आपका सेना। और एक दो स्टार दे करके जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे वो लिख सकते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेसिंगटन, ये ना था। तो आप इसके बारे में एक बात जानिए, जब ये भारत का गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो जब ये लौट करके गया इंग्लैंड, तो वहाँ के संसद ने इस पे आरोप लगाया कि ये बंगाल में अच्छा से शासन नहीं किया था, इसलिए इस पे महाभियोग चलाया गया था। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के ऊपर में महाभियोग चलाया गया था, तो किसके ऊपर चलाया गया था, तो वेरिन हेसिंगटन। बात समझे। किसके आरोप में, कि आरोप लगा था कि ये बंगाल का जो शासन है वो अच्छा से नहीं चला रहा, इसलिए इस पर क्या चलाया गया, महाभियोग चलाया गया। समझ जाइएगा ना, इस तरह लिखें तो समझ जाइएगा। आप लोग भी शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करिए। एक बात और याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश कंपनी ने जितना भी देसी रियासत था वहाँ पे अपना रेजिडेंट को नियुक्त किया। अब ये रेजिडेंट क्या होता था, तो ये रेजिडेंट कंपनी का ही एक आदमी होता था जो वहाँ पे रह करके दूसरे रियासत में रह करके वहाँ का राजनीति में दखल देता था। बात समझ में आया। राजा बहक नहीं जाए तो उस बात का ज़्यादा ध्यान कौन रखता था, तो रेजिडेंट। काफ़ी शक्तिशाली होता था, ये कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता था रियासत में। बात समझ में आया। आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया समाप्त, लेसन 2 हिस्ट्री का। अब हम लोग लेसन 3 पे प्रवेश करेंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, चलिए लिख लीजिए आप लोग। अंग्रेज का फौज में डैश दे करके लिखिए। जिस प्रकार से मुगल सम्राट के सेना में
जिस प्रकार से मुगल सम्राट के सेना में, कल इस लेसन का टेस्ट होगा आप लोग का, जिस प्रकार से मुगल सम्राट के सेना में तीरंदाज, घुड़सवार, हाथी सेना, पैदल सेना इत्यादि होते थे, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी पैदल सेना के महत्व को बढ़ाया। और स्थानीय स्तर पर किसानों का भर्ती करवाना शुरू किया। चलिए स्टार दे करके 2-3 पॉइंट है, लिख लीजिए। स्टार दे करके लिखिए। वारेन हेसिंगटन, स्टार दे करके लिखना है। वारेन हेसिंगटन जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर, अब भ्रष्टाचार का आरोप किस पे लगाया था बताइए? रॉबर्ट क्लाइव पे। और पूछेगा महाभियोग किस पे लगाया? तो वारेन हेसिंगटन पे। वारेन हेसिंगटन जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर बंगाल में शासन ठीक तरीके से ना करने के आरोप पर महाभियोग चलाया गया। बंगाल में शासन ठीक तरीके से ना करने के आरोप पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया। अगला स्टार दे करके लिखिए। ब्रिटिश कंपनी डस्टर दीजिए ना। ब्रिटिश कंपनी रियासतों में अपना एक रेजिडेंट नियुक्त करती थी। ब्रिटिश कंपनी रियासतों में अपना एक रेजिडेंट नियुक्त करती थी जो शासक के क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखती थी।